मौन होकर देख रहा हर शख्स जिम्मेदार है। पर्दाफाश कर देने वाली हर आवाज़ पर अत्याचार है। सच को सच कह देना आज हो गया है गुनाह। सत्ता से नज़र मिलाने वाला हर शख्स गिरफ्तार है। झूठ परोसने वाले घूम रहे हैं सड़कों पर और सच बोलने वाली हर आवाज़ अब बर्बाद है। इंकलाब की लड़ाई लड़ने वाले से भरी हुई है जेल। ताकतवर को प्रणाम करने वाले ही अब इस प्रदेश में आबाद है। लोकतंत्र को बचाने वाला हर पहिया अब लगता लाचार है। जो कुछ बच गए अब भी बोलने वाले उन पर भी हर वक्त दबाव है। तुम खुद चुन लो अपना रास्ता सच और झूठ की इस लड़ाई में, लेकिन आप सच का रास्ता चुनोगे। प्रदेश के सबसे साहसी गांव समरावता का ये ख्वाब है, समरावता का ये ख्वाब है, समरावता का ये ख्वाब है। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिंदु संख्या 153 को पढ़ना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी प्रदेश का विकास उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर है। कानून व्यवस्था मजबूत हाथों में होगी तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और सरकार राजस्थान को सुरक्षित और भयमुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। मैं अपनी कविता के माध्यम से इस सरकार का कानून व्यवस्था के प्रति असली चाल चरित्र और इस कविता के माध्यम से इस सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार के इस मजबूत हाथों, सत्ता के अहंकार में लिप्त मजबूत हाथों के संरक्षण की वजह से पुलिस और प्रशासन के सरकारी तंत्र ने प्रदेश की विधानसभा देवली उनियारा के गांव समरावता में रात के समय संपूर्ण गांव में बिजली कट करके मीटिंग कर रहे लोगों के ऊपर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, आंसू के गोले दागे और उनके वाहनों में आग लगाई, जिस कारण आगजनी हुई। और उस आगजनी में माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानवर घर में बंधे हुए थे वो भी आग की लपटों में भस्म हो गए। महिला, बच्चों और निर्दोष लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की, ज्यादती की, बदसलूकी की, उनसे छेड़छाड़ करी। कोई अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूदा, कोई अपनी जान बचाने के लिए छत से कूदा। और इससे भी जब इनका मन नहीं भरा तो इनकी पुलिस प्रशासन ने निर्दोष लोगों पर केस लगाने का काम किया। आज उस गांव की मां रो रो कर अपने बच्चों के लिए न्याय और इंसाफ की गुहार लगाती है। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ मां के नाम, लाडली बहन जैसी बड़ी बड़ी बातें करके मां और बहन के नाम की राजनीतिक रोटियां सेक कर यह सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम आप अपने अभिभाषण में कह रहे हैं कि सरकार राजस्थान को सुरक्षित और भयमुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी कोशिश है कि देश विदेश में राजस्थान की छवि अपराध मुक्त प्रदेश बने। क्या ये कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? मैं पूछना चाहता हूं। मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने, पुलिस ने और प्रशासन ने इस समरावता गांव को जलियांवाला बाग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई, वरना जरूर प्रदेश को पूरा देश और विदेश जलियांवाला बाग की तरह जानता। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन को यह अधिकार और आदेश किसने दिए, किसके संरक्षण से यह संभव हुआ? जिस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया गया उससे यह प्रतीत होता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया षड्यंत्र था। जहां ग्रामवासी मांग कर रहे थे कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी एवज में हमें 2 गुना मुआवजा दिया जाए। मुआवजा तो दूर, इस सरकार ने उस पुलिस प्रशासन पे जिस पे बहुत बड़े गंभीर आरोप लगे हैं उसी को जांच दे दी और उस पुलिस प्रशासन ने निर्दोष लोगों के ऊपर केस लगाने का काम किया, उनका भविष्य खतरे में डालने का काम किया। और ये स्वाभाविक है कि ग्रामवासियों का इस प्रकरण में जांच कर रहे संभागीय आयुक्त से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। आज इस निंदनीय घटना के बाद न सिर्फ समरावता, आसपास के क्षेत्र के गाँव में बल्कि पूरे प्रदेश में भय का माहौल व्याप्त हो चुका है। इसलिए एक आखिरी मानवता की उम्मीद से न्याय के लिए आपसे समरावता प्रदेश और समाज माननीय अध्यक्ष महोदय ये आपका संरक्षण मांग रहे हैं कि आप समरावता में
जो हुए अत्याचार में ग्रामवासियों को न्याय दिलाने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से प्रकरण की जांच करवावे, ताकि दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, निर्दोष लोगों पर केस लगाए गए उन्हें वापस लिया जा सके, और जिन ग्रामीणों की जान माल का नुकसान हुआ है उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके, और एक कमेटी विधानसभा की गठित की जाए जिसके सदस्य माननीय सदस्य हो, ताकि सत्ता के भय से, सत्ता के दबाव से किसी प्रकार का अन्याय घटित न हो। जब मैं माननीय महामहिम का अभिभाषण सुन रहा था तो उनकी चर्चा के दौरान बहुत सारे सदस्य भी ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि बीच में अवरोध पैदा किया, बीच में अवरोध पैदा किया। पूरा का पूरा अभिभाषण देखकर बोला गया, सिर्फ बीच में कुछ शब्द उन्होंने बिना देखे बोले, और वो ये बोले कि आदिवासियों की विशेष चिंता मैं करता हूँ, आदिवासियों के प्रति मैं गंभीर हूँ और मेरा परम दायित्व वो बनता है। तो मैं माननीय महामहिम को सदन के माध्यम से ये अवगत करवाना चाहता हूँ, कुछ समस्याएं आदिवासियों की अवगत करवाना चाहता हूँ, और आने वाले समय में उनकी गंभीरता को भी महसूस करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज के एसटी समाज के विद्यार्थियों की विभिन्न कोर्सेज में आज वर्तमान सत्र 2024-25 तक की लगभग 750 करोड़ की छात्रवृत्ति लंबित है। राजस्थान सरकार का आदिवासी समुदाय के प्रति सौतेले व्यवहार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवंबर 2024 में 250 करोड़ की राशि शैक्षणिक सत्र 23-24 के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी। इस राशि के विरुद्ध 25% राज्य अंश राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाना था, परंतु आज दिनांक तक एसटी समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से सारे विद्यार्थी फीस नहीं जमा करा पाने के कारण अपनी नियमित पढ़ाई छोड़ चुके हैं। आदिवासी छात्र छात्राएं स्कूल व कॉलेज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। गरीब आदिवासी छात्रों का भी सपना है कि कोई डॉक्टर बने, आईएएस बने, नौकरी पाने का सपना है अपने पैरों पे खड़े होने का, पर उनका सपना सपना बनकर रह गया। विशेष बात यह भी है कि छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने से लेकर भुगतान तक इतनी जटिल पोर्टल आधारित प्रक्रिया बना दी गई है जिसमें आम ग्रामीण विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो जाता है। जब विद्यार्थी नियमित छात्र है, रेगुलर छात्र है, तो हर वर्ष उसको छात्रवृत्ति का फॉर्म क्यों भरना पड़ता है, मैं पूछना चाहता हूं। हर बार छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में 500 से 1000 तक का खर्चा आता है, और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बच्चों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक हनन करने का काम कर रही है, और जिस तरीके से राज्य सरकार बिजली का निजीकरण कर रही है, 400 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया गया है। गत सरकार के कार्यकाल में खुले 3,741 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की तैयारी कर रही है, निजीकरण का काम कर रही है, सरकारी संस्थाएं बंद करने का काम कर रही है। उस हिसाब से सरकारी नौकरियों में सुविधा, ठेके और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्तियां लाकर एसटी, एससी और ओबीसी के संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। और मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि ये पूरा का पूरा एक ट्रैप है, भाजपा सरकार का फैलाया हुआ जाल है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि प्रदेश के बच्चे शिक्षित हो। नफरत की राजनीति ये करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति ये करते हैं। ईआरसीपी प्रोजेक्ट में भी पार्वती, काली सिंध और यमुना माँ के नाम पर इन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी, और राम जल सेतु उसका नाम कर दिया। हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जनता तक पानी पहुंचे। पर मैं अवगत करवाना चाहता हूं, माननीय महामुहिम के बिंदु संख्या 15 में जो काली सिंध नदी पर एबरा गांव में स्थित नोनेरा बांध का जिक्र उन्होंने किया है, वो मेरी पीपलदा विधानसभा में ही आता है। और माननीय सदस्य गोविंद सिंह जी ने भी बिल्कुल सही कहा था कि नोनेरा बैराज तो हमारी गत सरकार में बनाया गया, आपकी सरकार में तो केवल सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्यकाल में बनाए हुए डैम को हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करने का काम किया। पर जिस समय वो हेलीकॉप्टर से आए उस समय मैं भी वहां पर उपस्थित था, और जिस जगह उन्होंने लैंडिंग करी वो गांव एबरा था जहां पे नोनेरा बैराज बना है। और आज वो गांव ने वाइंड अप करें। जिस प्रकार उस गांव ने
माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। वो लोकतंत्र में कोई राजा होता नहीं है, पर राजा से कम भी उनका स्वागत नहीं किया। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि उस गांव को पूरा का पूरा खाली करने की तैयारी आज इस भाजपा सरकार ने कर ली है। ERCP प्रोजेक्ट के तहत इंटेक वेल बनाने के लिए 700 से 800 बीघा जमीन, 70 से 80% जमीन उस गांव की जो अधिग्रहण करने की तैयारी कर ली है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि उस जमीन के लिए वन विभाग और सरकारी भूमि को अधिग्रहण किया जाए और इस गांव को खाली नहीं किया जाए। आप तो बोलना शुरू कर दो। हमें आपका विशेष आरक्षण नहीं हो रहा है और मैं अंकित नहीं हो रहा है।